Prasoon Joshi, Smita Tiwari Jassal, in conversation with Namrata Joshi. This session is presented by the Directorate of Film Festivals, Dainik Bhaskar Bhasha Series. I'll request you to please put your mobiles on silent mode and so that it doesn't disturb people sitting next to you. There will be a chance to ask questions at the end of the session. Please keep your questions brief so that everybody gets a chance. Thank you. There will also be a chance to sign books at the book signing area. So please do not crowd the stage over here on the side. Thank you. नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसका टॉपिक आप जानते ही हैं, लोकगीत, फोक गीत, बॉलीवुड की नई संस्कृति। ज़िंदगी के डेली रिदम से जुड़े बंधे लोक संगीत का बॉलीवुड में किस तरह से प्रयोग हुआ है और उसमें आते बदलाव पर नज़र डालेंगे आज हम स्मिता तिवारी जस्सल और प्रसून जोशी के साथ। शीन काफ निज़ाम साहब जो कि राजस्थान के बहुत बड़े पोएट हैं, वो हम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। प्रसून जोशी और स्मिता तिवारी जस्सल का परिचय मैं दे दूं। प्रोफेसर स्मिता तिवारी टीचेस एंथ्रोपोलॉजी एट द मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन अंकारा, टर्की, और वो विजिटिंग फेलो हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, दिल्ली। उनकी किताब अनर्थिंग जेंडर, फोक सॉन्ग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ एन एथनोग्राफिक एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स, जो कि जेंडर और पावर इश्यूज फोक सॉन्ग्स में इसको एक्सप्लोर करता है। शी इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ डॉटर्स ऑफ द अर्थ, विमेन एंड लैंड इन उत्तर प्रदेश, एंड को एडिटर ऑफ द पार्टीशन मोटिव इन कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रसून का क्या इंट्रोडक्शन दिया जाए? ही इज़ अ राइटर एंड पोएट, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ मैकान वर्ल्ड ग्रुप India and President South Asia. He's also been designated a young global leader by the World Economic Forum. His lyrics for films like Rang De Basanti, Hum Tum, Tare Zameen Par, and Delhi Che differ from the usual cacophony of cliches and forced rhythms in their essential simple beauty. और उनकी किताब सनशाइन लेन्स का कल ही यहाँ पे विमोचन हुआ है। लोकगीत का बॉलीवुड में अगर हम जिक्र करने लगे, और इफ़ आई लीव दिस ओपन टू ऑल ऑफ यू कि गाने बताइए आपको कौन से पसंद हैं, कौन से फोक गीत जो बॉलीवुड में यूज़ हुए हैं आपको भाए हैं, तो शायद ये एक सेशन नहीं, पूरा दिन ही निकल जाएगा इस बातचीत में। संगीत के अलग अलग विधाओं का बॉलीवुड में प्रयोग होता आ रहा है, क्लासिकल हो, चाहे डिवोशनल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, पॉप हो, और फोक का भी एक बहुत स्पेशल प्लेस रही है। चाहे वो पुराने गोल्डन ओल्डीज़ की बात करें, नौशाद साहब रहे हों, सलिल चौधरी रहे हों, SD बर्मन रहे हों, या आप रहमान साहब हैं, विशाल भारद्वाज हैं, स्नेहा खनवलकर हैं, पीयूष मिश्रा हैं, लिखाई देखें तो जावेद अख्तर साहब हैं, प्रसून ने प्रयोग किया है फोक का, गुलजार साहब लिखते आ रहे हैं। तो इस सब के बीच में जो एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगी, और शायद प्रसून इसको अच्छी तरह से समझा पाएंगे, कि फोक सॉन्ग्स एक डेली रिचुअल से हमेशा कनेक्टेड रहे हैं, हमेशा लाइफ के साथ कनेक्ट रहा है, चाहे वो बर्थ से लेके डेथ तक शायद फोक सॉन्ग्स हम लोग की एक परंपरा रही है उसकी, और वो उनका एक आइडेंटिटी रहे हैं इंडिविजुअली। अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कहाँ फोक सॉन्ग्स जब सिनेमा में आते हैं एक कहानी, एक सिचुएशन, एक थीम को टैकल करते हैं, वो जो ट्रांसफरेंस हुआ स्टेज मतलब रियलिटी से स्क्रीन पर, तो उसके साथ क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक रॉ फिल्म सॉन्ग, फोक सॉन्ग, एक फिनिश्ड फिल्म सॉन्ग का प्रोडक्ट जो बनता है, तो क्या बदलाव आते हैं, वो आप हमें बताएं। देखिए, फोक सॉन्ग जो है, लोकगीत जिसे कहते हैं, वो लोगों का गीत है। सबसे उसकी खासियत यह है कि उसे लोग ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो किसी की मिल्कियत नहीं होती। उसमें जिसका जो मन आता है वो ऐड कर देता है, जिसे जो अच्छा लगता है।
मैं कई बार सोचता हूँ कि फोक सॉन्ग्स इतनी जल्दी जब भी फिल्मों में आए हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो जाते हैं? वाई इज इट दैट फोक सॉन्ग्स इमीडिएटली कनेक्ट, वो चाहे निबुड़ा निबुड़ा हो या कोई भी, कभी भी आप फोक सॉन्ग लें, व्हेन इन डाउट गो फॉर फोक, एब्सोल्युटली ट्रू फॉर बॉलीवुड। जब भी डाउट में वो फोक गाना डाल दो, हमेशा जरूर वो पकड़ता है लोगों, चाहे उसको फ्यूजन के रूप में डाल दें आप उसको, आज के लोग जो है उसमें गिटार विटार लगा देते हैं तो उसको नयापन में पेश करते हैं, बट व्हाट इज द रीजन दैट दे ऑलवेज कनेक्ट? तो मुझे लगता है, मैं पहाड़ों में रहा हूँ, पहाड़ों में पैदा हुआ, तो मुझे लगता है वो जो कभी आप देखें नदी के किनारे वो जो पत्थर होते हैं वो इतने तराशे हुए क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि लोक संगीत और लोकगीत ऐसे ही पत्थर हैं जो सदियों से लुढ़कते आ रहे हैं, और वो उनको नेचर ऐसे फिनिश कर देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी कलाकार ने तराशा हो। वो एक कलाकार ने नहीं तराशा है, वो हजारों कलाकारों ने तराशा है और अपनी अपनी तरह से तराशा है, जिसको जो अच्छा लगा उसने ऐड कर दिया। टुडे वी टॉक अबाउट interactive world, and we say that the internet has made us more participative in everything. Actually folk culture was participative. There was no hierarchy in folk culture. कोई किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे के लिए कर रहे थे। अगर आप देखें कुछ लोग बैठ के अगर फोक संगीत चल रहा है तो दो लोग खड़े हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, कोई किसी को खींच लेता है, कोई किसी को बैठा देता है। ये अपने लिए अपने साथ बनने वाली चीज है, which is we are seeing the same reality coming back to the digital world today, and we are amazed that the world and the human being has changed. No, nothing has changed. This is the basic nature of human being. This is tribal, this is prehistoric. This is how human being loves to behave. Share कि मैंने फोटो खींची और किसी को दिखा दी, पहले से था, हमारी ये फितरत है, हम चाहते हैं ये लोगों को बताना। एनोनिमस चैट, अरे भैया ट्रेन में जाइए आप देखिए कि कैसे एक अनजान आदमी से आप सब कुछ बता करके ट्रेन से उतरते हैं। जो कंफर्ट ऑफ टेलिंग एन एनोनिमस पर्सन है, वो भी ह्यूमन है। सो ऑल दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ द ह्यूमन कल्चर व्हिच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन फोक। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोक म्यूजिक एंड फोक ट्रेडिशन इज दैट इट इज अ कलेक्टिव क्रिएशन, इट इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक क्रिएशन, देयर इज नो हायरार्की। ये बाद में शुरू हुआ कि मैं तुमसे अच्छा गाता हूं, तुम बैठ के सुनोगे, ये बाद में शुरू हुआ। हम सब अच्छा गाते हैं, हम सब ने धान बोया है, हम सब के घर में शादी है, हम सब के घर में बच्चा हुआ है, हम सब लोग मिलकर के गा रहे हैं। ये मिलकर के जो बनता था उसमें कहीं एक खूबसूरती थी, एक और वो उसको जो है ऑलवेज इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी इजी ऑन पीपल, बिकॉज उसकी रफ एजेस थी, जैसे मैंने पत्थरों का जिक्र किया, वो उसको तराश दिया जाता था। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज that it always reflected the reality of everyday life. No matter how mundane the thing was, वो धान कुटना ही हो, वो मसाला पीसना ही हो, वो ननद से ये कहना हो कि रात को वो देर से घर आए थे, वो भी फोक म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होता था। सो बॉलीवुड के कई गानों को आज फोक म्यूजिक का नाम दिया जाता है, फोक संगीत का नाम दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। वो फोक संगीत नहीं है, वो अम्यूजमेंट सॉन्ग्स हैं। Those are not reflecting reality of anyone. What are those songs reflecting? Those are the songs created for amusement. Those are the songs not created like folk music. Folk music में दर्द है, folk music में उत्साह है, folk music में अपनी भावनाओं का शेयर करना है, घर की महिलाओं की आपस में बातचीत है, कई बार उसमें भड़ास निकलती है, इसे सीखना बोलते हैं, एक गाली भी है उसमें, लेकिन वो सब किसी कारण से है। क्यों? अब मैं जो है कल्चर के पीछे जा रहा हूं। कल मैंने बोल दिया था कृष्णा जी के बारे में, तो मुझे बहुत लोगों ने पकड़ा और कुछ मैसेजेस भेजने लगे। मैं फिर से इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। कल भी मैंने जब कहा था कि हम अपने कल्चर पर दृष्टि डालते हैं, अभी लोक संगीत पर दृष्टि डालेंगे, उसमें हमारे देश की जो सबसे महान परंपरा ये रही है कि हमारे देश का जो धर्म है और खासकर हिंदू धर्म है, वो इसीलिए प्रासंगिक रहा है क्योंकि हमने हमेशा उसको डिस्कस किया है, उस पर विचार किया है। स्कूल के बच्चे भी सीता की अग्नि परीक्षा पर सवाल निशान लगाकर प्ले करते रहे हैं। ये इस देश की परंपरा रही है, उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और मैं ये बड़ी निराशा होगी मुझे उन लोगों से जो लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कल कि हम आपको हेट करते हैं, आपने श्री कृष्ण के लिए बोला। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो डिपिक्शन, जो पेंटिंग्स आप देखते हैं, उनको देखकर ये नहीं लगता कि दोज विमेन आर एंजॉयिंग द एक्ट। वो शायद कहीं डिपिक्शन में कोई खराबी हो सकती है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स ही हैं जिन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई हैं।
उसमें गलती हो सकती है, और हमारा देश की ये परंपरा है कि हमेशा हम इन चीजों को देखते रहें और हमें देखना चाहिए, और तभी जो जो धर्म है वो प्रासंगिक रहता है, तभी वो कंटेक्चुअल रहता है, तभी वो धड़कता है जीवन के साथ, जब जीवन की जो सच्चाइयां हैं वो उसमें परिलक्षित हों। Prasoon, going back to what you were saying about the collectivity of, an experience of singing, sharing and listening to a song. एंड वो बॉलीवुड में आपने कहा किस तरह से बदल गया है, लेकिन एक आयरनी भी है इधर जो मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहूँगी। मैं भी पहाड़ से हूँ आपकी तरह, और मेरा परिचय जो फोक म्यूज़िक से आयरॉनिकली एक बॉलीवुड अब का टर्म है, हिंदी फिल्म के थ्रू ही हुआ। मुझे याद है दूरदर्शन पर बिमल रॉय साहब की मधुमती आई थी, और मेरे फादर ने हम लोगों को वो फिल्म यही कह के दिखाई थी कि जो तुम बेड़ूपा को सुनना नहीं पसंद करते या होली में पार्टिसिपेट नहीं करना पसंद करते, इसमें ये गाना देखो, डस गए पापी बिछुआ, इसमें पहाड़ी धुन है। तो जो एक कॉन्शियसली बहुत डिनायल होता आ रहा था मन में, हम लोग वेस्टर्न पॉप सुनते थे तब, वो कहीं पे सडनली उस फिल्म के जरिए कोट अनकोट आज का अगर मैं टर्म यूज करूंगी तो वो बहुत कूल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक परिचय भी कराता आ रहा है, खासकर एक अर्बन सिचुएशन में जहाँ पे कि हम लोगों की जैसी मूअरिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो isn't Bollywood also a way of communicating these rural forms to the audience? I would differ a bit, because मेरे लिए क्या लगता है कि फोक म्यूजिक जो है ना वो क्लासिकल म्यूजिक की तरह नहीं है, वो आर्काइवल, उसको आर्काइव में बंद करके कि हम उसको संरक्षण करेंगे, उसको बचाना है। ऐसे फोक म्यूजिक जो होता है, फोक संगीत, लोक संगीत जो है, उसकी फॉर्म बदल सकती है, लेकिन वो हमेशा प्रासंगिक, कॉन्टेक्चुअल होता है। वो उस समय की उस समय के लोगों की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एक ऐसे गीत की बात करें जिसमें अगर हमारे देश में हल चलाना बंद हो जाए और ट्रैक्टर पे लोग अगर कर रहे हैं और आप हल चलाने का गीत गा रहे हैं, तो आप पुराने किसी नॉस्टैल्जिया गा रहे हैं। वो लोकगीत का जो मतलब है वो ये है कि आज ट्रैक्टर पे गीत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब आप पूछिए कि लोक गीत के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि क्या आज हवाई जहाज रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें, क्या इंटरनेट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या आज के समाज की जो जैसे नारी आज जो है घर से निकल के बाहर जा रही है, क्या उसके ऑफिस जाने की बात आ रही है कि नहीं आ रही है। वो फोक संगीत जो है, लोक संगीत जो है, लोकगीत जो है, उनमें वो रियलिटी जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी वो लोकगीत है। वरना वो आर्काइव की वैल्यू है। जैसे कि हम कहते हैं कि जोगिया मोरे घर, अब ये रहेगा हमेशा। इसका अभी जोगिया मेरे घर से ज्यादा मतलब नहीं है, राग से मतलब है। ये क्लासिकल म्यूजिक के साथ पॉसिबल है, क्लासिकल आर्ट के साथ पॉसिबल है, लेकिन लोक संगीत धड़कता फड़कता आज का और अभी का संगीत है। Decontextualizing in the context of Bollywood, I think I'll take it up from there and bring you into the picture, Smita. Gender representation, because recently with this songs by a singer called Honey Singh, there was this whole lot of controversy which has erupted, and we all kind of wrote about it, wrote articles about the issue. And a lot of Bollywood people defended the songs in Bollywood, saying ki, the obscenity folk music may be hai. Now, I want you to look at this phenomenon in the context of where it's emerging, because I think what they refused to see was that the so-called obscenity or the so-called, is also within a certain context when we are talking about a folk song. Whereas, I mean, taking on from what Prasoon said, maybe that song gets decontextualized in the narrative of a Bollywood film. Please share a little bit about the gender politics and the folk songs that you've kind of looked into, so that we could see a larger picture emerging there, Thank you, Namrata. Yes, my work shows that Bollywood has taught us, we mined the cinema for rural women's songs and so on for their entertainment value. But we've never looked at the messages, we've never been able to understand how to decode the messages that are coming from there. So that is one of the points that I feel that I would like to talk about today. But you raised the question of obscenity.
Now, I think torn out of context, something can be obscene. I remember when I was doing field work in eastern UP villages, I asked one of the women that I was interviewing, I asked her to sing me a song of the rainy season. And she said, you know, it would be embarrassing to sing it now because this is the winter time. For her, it would be something torn out of context. It's almost obscene. So we have to really begin to understand that even for them, it is something that is, if it is torn out of context, then the message is vulgar or obscene. What happens with their voices when they are transferred to out of context, say Gali or holy songs, Garis and holies and so on, and projected onto Bollywood films? Torn out of context, they have their voices, you know, effaced, and also there's a commercialization so that the voice, that the song that was produced in that context is now torn out of context and is serving a completely different purpose. So one has to worry about what that is. There's a commercialization involved. There is also the effacement of the message that was in that context that made sense, you know. So it's these two things that, you know. But have folk songs been a mode by which women have interrogated the patriarchy Absolutely. that they have been caught in? If you could kind of, you in know, fact, elaborate and give a few examples, it would be nice to know There that. are, my book is full of examples of songs that women sing at different parts of, you know, in different seasons, while they're working in the fields, while transplanting rice, or working in the fields. A number of different songs for different kinds of labor that you do in the fields, you know, different kind of productive labor. And all of these different genres have their own kind of interrogation. And what is really startling is to find the kinds of interrogation that these women are engaged in with patriarchy. This is something that I feel we need to learn how to listen to the marginalized women's voices. This is something, the other thing that happens with Bollywood is that we get no clue about how to listen to it, you know. So when you go into the field, you find that there is plenty that the women are saying that needs to be, that is quite shocking, that you feel that there are questioning, there is so much interrogation. And I want to give you an example, Namrata, from something that I found very startling. This is a wedding song. A daughter is asking her father at the eve of her wedding. She says, "You gave me gold, father. You gave me silver. You gave me precious ornaments crafted and set. You gave me elephants, horses you gave. One thing you didn't give is the head ornament. Mother-in-law and sister-in-law jeer and mock." So what she's saying is that no amount of wealth can compensate for this bewildering loss of rights that she is going to now face in her natal home. So they are sending her off, and she can only come back as a guest to this home. In other words, this is an interrogation. This is a part of women's song traditions. How remarkable that this is sung on the eve of the wedding. There is another song, and many people have said, and particularly I want to cite the case of an eminent psychologist, Sudhir Kakkar, who has pointed out that in spite of the preference for sons that exists in our society, there is little evidence in the psychology of Indian women of male envy. But it is in the songs, in the folk songs, that you find the evidence of male envy. And I want to read that one. "Brother and I, born of the same womb, raised on the same mother's milk, brother's destiny is father's inheritance, while mine, exile far away." ये मैं आपको इसकी यही मैं सुनाना चाहता था एक्चुअली कि काहे को ब्याही विदेश, ये वही है। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे, हम तो बाबुल तेरे बागों की कोयल, कुकत पर घर जाएं रे लखी बाबुल मेरे, हम तो बाबुल तेरे खेतों की चिड़िया, चुग्गा चुगत उड़ जाएं रे लखी बाबुल मेरे, हम हैं बाबुल तेरे खूंटे की गैया, जित हाँ को हक जाए रे
भैया को दीने महल दुमहले, हमको दिया परदेश, परदेश। रे लखी बाबुल मेरे, अंबुआ तले से डोला जो निकला, भैया ने खाई पछाड़. So if you see that what she's saying, that this is a very important point, that these songs reflect a pathos, a state of mind, the treatment they were getting. And actually I was about to read that and you read that. No, actually, from my Fantastic. Bhojpuri region, I just want to, just the audience might like it. It says, please. it's just such a cute one. It says, भैया के लिखल बाबा चौपरिया हो, हमके लिखल दूर देश. क्या बात. Right? So this kind of interrogation is the way we need to listen to these songs. And you have a complaint with Bollywood that it's appropriating what is essentially a very, a woman's feeling in folk song, and is it getting tailored for the male gaze in terms of, the way it's presented? Do you feel so? I think so, and when you look at the kind of circulation of the cassette music at the time of Holi in the Bhojpuri-speaking belt, for instance, it's startling to find that these are all women's songs sung by males, and the proliferation of these Holi cassettes then there's an element of vulgarity in it. But what I want to point out is that at Holi, this was the space that women had to sort of give it back to patriarchy that had been oppressing them for that whole year. And things come back to normal after Holi. Everything's, the way it used to be. And somewhere the solidarity also, if they're together in it, yes. and maybe some kind of a rooted feminism, Yes. a symbol of that together. Getting your back on the male world. Also it gave them the voice. Yes. Sometimes they could not say things openly. Right. हमारे यहाँ फिल्मों में भी गानों का जो प्रयोग हुआ है, कई बार लोग कहते हैं कि आज गाने लिपसिंक नहीं हो रहे हैं. उसका एक कारण है कि पहले आई लव यू बोलना बहुत बड़ी बात थी और डायलॉग में लिख नहीं सकते थे आप. आज वो डायलॉग में कह देता है, तो वो हमारे गाने जो थे वो तहजीब को मेंटेन करने के लिए, आज सजन मोए अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, ये गाना आप देखिए कि दिस इज आस्किंग फॉर लव मेकिंग, एंड हाउ ब्यूटिफुली दिस सॉन्ग सेज द सेम थिंग. अगर उसको डायलॉग में कहा जाए तो सारी मर्यादाएं टूट जाए, और वो उस वक्त अलाउड नहीं था, तो उसको इस तरह से लिखा जाता था, तो गानों को लिपसिंग इसलिए होती थी. और अगर आप फोक गीत देखें तो उसमें कहीं ना कहीं वो पेन जो वो शायद कह नहीं पाती थी, ये देखिए जैसे मेरे ऐसे मारी लात कमरिया तोड़ी रे, मैं तो पीहर जाऊंगी फिर कभी नहीं आऊंगी, अब अकेले ही रहो आप कमरिया तोड़ी रे. नाउ दे यूज्ड टू सिंग दिस, but they sing it to complain, to register. That's right. These are the things which, what she's saying is the subliminal meanings which are hidden behind these songs were of the voices of the women who otherwise could not find a platform to say these things. But I want to say one more thing, Prasoon, about, for instance, a genre like Kajli. This is essentially a genre that is women's field song. Women, while transplanting rice, they sing the Kajri or the Kajli, as you may call it. But by the time this moves into the classical world, into the world of classical music, where it originated, that is totally effaced. Yes. Yes. And I think this is so important for us to underline, where did it come from? These are the very roots. Good, very good point. We are constantly mining the women's voice, because women have said incredible amount of things, and in fact, I think even to raise the feminist consciousness of our society, if we looked at the words of these songs, we'd be quite startled to find that we could actually use the very same material that we have, and just bring it out and highlight it. And again, that's why I say we have to learn how to listen to them. Yeah. We have to listen to these songs much more carefully. And contextually. And contextually. See, एक और मैं आपको बहुत ही मुझे अजीब सा एग्जाम्पल लगा था. इस जादू टोने का इसमें जिक्र है कि किस तरह से मायरी मैं टोना करती, मायरी मैं टोना करती, कौवे की बीट कबूतर के नैना, उड़ती चरैया के पंखरी. I had read these things earlier. वो एक जादू टोने की किताबें आती थी, आप लोगों ने शायद देखी कि सड़कों पे मिलती थी, कि इसका वो पीस के और उसका वो डाल के अगर उसको खिला दो तो वो वश में आ जाएगी, ऐसी चीज.
तो उस वक्त ये चीजें भी उसमें रिफ्लेक्ट हुई हैं फोक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि फोक संगीत और फोक म्यूजिक जो है वो बहुत बड़ी संपत्ति है, उसमें उस वक्त की रियलिटी रूबरू होती है, बिल्कुल हूबहू रिफ्लेक्ट होती है, एग्जैक्टली यू फाइंड। सो मायरी में टोना करती, कौवे की बीट, कबूतर के नैना, उड़ती चिड़ैया के पंखरी, दोनों पंखरी में टोना करती, इन तीनों चीजों का ताबीज बनवाया, बांधो बनने के दोनों नैन री में टोना करती। Look. See? So she wants to control the man, and उसने उसके लिए एक गाना बनाया है और उसको कह रही है, it reflects that उस वक्त जादू टोना होता था, उस पे लोग बिलीव करते थे। अगर आपको किसी भी सोसाइटी को पढ़ना है तो इतिहास की किताबों की जगह उनके लोकगीत पढ़ना शुरू कीजिए, बिल्कुल। आपको पूरा चित्रण बिल्कुल। उसका मिल जाएगा। Prasoon ji, I want to say one more thing about Sita songs, because you mentioned that Yes. earlier in your talk. You Yes. talked about Sita songs. And what is really startling for me is that all of the alternative narratives about Sita that exist in the Bhojpuri speaking countryside, and especially among Dalit women and lower caste women, the wonderful kind of questioning that goes on about Sita. And they are, for instance, there's a song which says, Na jaibe Ayodhya, na jaibe ho. So this is the time when she's being called, Sita is being called to return, when Ram is calling her Okay. back after the children are born. Yeah. And she says with such force, I'm never going back to that Ayodhya, to that man who, exiled me. She says it in the song. And these women were dancing and singing and really emphasizing this point. So I couldn't think of a more, remarkable song of protest. Na jaibe और Ayodhya. दलित की आपने बात की, ये दलित का बहुत ही टचिंग सॉन्ग है कि अरी मोरी मैया झूला परे हैं चारों ओर, अरी मोरी मैया झूला परे हैं चारों ओर, सहेली करे शोर हमारो झूला डारी दे, सहेली करे शोर हमारो झूला डारी दे, अरे कौन झुलावे हमें साथरी, अरे कौन झुलावे हमें साथरी, ठहरी हमारी ओछी जातरी, Oh. अरी मोरी मैया अपने है गिनती के हाथ, कौ ना अपने साथ, नियारो झूला डारी दे। Prasoon, what comes across is, even beyond the gender question, a tremendous diversity in terms of folk music, which, as you said, has also been evolving. Yeah. I mean, how much do you think has Bollywood been able to capture? No, Bollywood has captured, Bollywood has used. See, what I feel is, one needs to understand is Bollywood is also part of लोक संस्कृति। See, लोक संस्कृति से बॉलीवुड हट के नहीं है। क्या है लोक संस्कृति? आजकल की चीजें, जब मैं लिखता हूँ लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, क्या वो लोकगीत नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आजकल की लड़की अगर ये कहती है और आजकल का लड़का जो कहता है वो लोकगीत, या तेरी दो टकिए की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए, ये लोकगीत क्यों नहीं हो सकता? फिल्मी गीत को फिल्मी, क्योंकि उसमें एक तरह की भाषा का प्रयोग है। आज की भाषा का प्रयोग, आज के बिंब, आज की प्रॉब्लम्स अगर उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो आज का संगीत है, वो लोक संगीत है। इसलिए मुझे ये मानने में कोई परहेज नहीं है कि फिल्मों के बहुत से गाने लोक संगीत के दर्जे में रखे जा सकते हैं। नॉट ओनली द सॉन्ग्स ऑफ द पास्ट विच रिफ्लेक्टेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट and problems of that era, that is an archival kind of revisiting the past kind of song. But today's film songs, some of them, not all of them, reflect the realities of today, and as a result, they become part of the folk culture. So Bollywood आज का modern folk हुआ. Bollywood भी. अब Bollywood miss क्या करता है? Bollywood is little hierarchical. एक प्रसून जोशी लिख रहा है, कितना लिख सकता हूं मैं, कुछ अपने परिवेश की रियलिटीज को मैं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन जो फोक संगीत की जो खासियत है, बड़ापन है, वो बॉलीवुड में नहीं है। वो उसमें आम आदमी की हर छोटी छोटी चीज की आवाज है, वो नहीं है। वो जब तक नहीं आएगी, जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोगों से नहीं जुड़ेंगे। बॉलीवुड समटाइम्स सिट्स इन एन आइवरी टावर इन अ क्लोज रूम एंड डिसाइड्स फॉर पीपल, देन इट बिकम्स हायरार्किकल। पर जब भी वो लोगों से जुड़ा है, वो लोक संगीत का हिस्सा बना है। Or what Smita was saying, that the entertainment becomes the primary
aim Right. rather than connect. Yes. But I also want to talk about this point about the collectivity, and that also makes sense why in the 19th century the social reformers and caste reformers, they kind of cracked down on women's songs. Can you imagine? This was their agenda. Somehow suppress the women's songs because they are somehow obscene. Yes, they were questioning, they were interrogating, that's one thing. But there was another thing going on. They were collectivities of women. Because no song can be produced without a group of women, and they were probably also multicast. Yeah. And so they broke the collectivities of women. And this is really interesting because the same thing was happening in Egypt as well. There was a cracking down by reformers on women's homosocial networks. And so it makes sense, you know, this is all the more reason to investigate the subject of folk songs. If patriarchy is going to feel threatened by it, and if reformers are going to crack down on it, it struck me that this is the reason why we need to investigate what is being said in them. Obviously, the content is really explosive. But sometimes they are, sometimes they shock me because I was reading about, there is a song in Punjab where they sing that song when they do female infanticide. जब लड़की को मारते हैं उस वक्त एक गाना गाते हैं. Oh my God. अब ये भी चीजें हैं, बड़ी भयानक सी चीजें हैं. डर लगता है सोच के कि उसके उस वक्त के लिए उन्होंने गाना बना रखा है so that इतना heinous act जो है वो कहीं छुप जाए उसमें. See, ये चीजें भी हैं. When that's the reason I said when चाहे वो mythology हो चाहे वो folk culture हो, ऐसा नहीं है कि बहुत holier than thou हर चीज है. हर चीज में कमियां और grey shades हैं और उनको examine करते रहना, उसमें से अच्छे को ले लेना और बुरे को दरकिनार करना, यही इस तरह के माहौल इसीलिए जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. आज के बॉलीवुड से आप दोनों खुश नहीं नजर आ रहे ज्यादा. अगर पास में लेके जाएं प्रसून, रविशंकर ने गोदान में यूज किया था पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा, और होली का उन्होंने गाना यूज किया है. गंगा जमुना में फोक रहा, दो बीघा जमीन में रहा, तीसरी कसम में रहा. क्या तब का प्रयोग आपको कुछ अलग नजर आता है? क्या आप समझ रहे हैं कि अब टोकनिज्म बन के ज्यादा रह गया है? नहीं, इश्क का मंजन घिसेरे पिया फोक म्यूजिक नहीं है. वो ये कि अगर अवधी का यूज कर दिया, भोजपुरी का यूज कर दिया तो वो फोक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. मैं ये इससे इतराज है मुझे. फोक म्यूजिक कुछ और है, वो लोगों की रियलिटी का रिफ्लेक्शन है. तो क्या फिल्में भी तब इश्क उस का समय, मंजन कौन घिस रहा भैया? नहीं तो तब क्या फिल्में भी उस समय वो रियलिटी में ज्यादा रूटेड रही हैं क्या? आवी लूज? जी बिल्कुल. फिल्म देखिए, अम्यूजमेंट के लिए चीजें होती हैं. अगर कोई चीज ह्यूमर जनरेट करती है तो मुझे एतराज नहीं है. मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिसको आज आइटम नंबर कहते हैं, अम्यूजमेंट नंबर कहते हैं, एज फार एज इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग इन ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन. एंड कोई मस्ती में कुछ गा रहा है, कोई कह रहा है कि आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. अंडे का फंडा ठीक है यार, चलो आप गा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नॉनसेंसिकल. In Bengali tradition, you got abol, tabol. There are a lot of things that are nonsensical in our culture, which are there. There's no problem with having item numbers and irrelevant things in that. You entertain yourself. Don't compromise women. Don't objectify them. It's as far as it's that, I have no problem with that. But don't call them folk music. Folk music, ये गलत फहमी है आपकी कि folk music वो है. शायद आपके कुछ गाने folk music हैं. शायद real songs of the film are folk music. वो चीज. थोड़ा सा टेक्निकल उस पे आए. एज ए लिरिसिस्ट, जब आप फोक बेस्ड गाना अगर लिखते हैं, आती क्या खंडाला इस फोक म्यूजिक. किस भाई आज का अब वो पहले कहते थे मेला देखन को चले, आज खंडाला ले जा रहा है वो. that is the distinction I'm trying to make. Is reflecting the reality of a boy and a girl. Both are in love with each other. आती क्या खंडाला, हाँ चलती, क्या करेंगे वहाँ, गाएंगे, नाचेंगे, खेले. I think very nice. Folk music. This is folk music. Connect with the people. Connect with people. Reflect what they're going through. And their language, their slangs. Yes, their slangs, their language. Why not? And their dialects. तो मुझे ये बताया गया कि यूपी में
हाथी के खंडाला को बच्चे हाथी का अंडा लगाते थे। अब वो बेचारों को खंडाला नहीं गए, उनको पता नहीं, तो वो बच्चे गा रहे हाथी का अंडाला। और वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं यार, बॉलीवुड वाले शायद सोचते हो हाथी का अंडाला बड़ी चीज है। चेंजेस इन द यूज ऑफ फोक म्यूजिक कंटेम्प्रेरी टाइम्स पर लेकर आए, तो आप दोनों को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा आजकल? मैं थोड़ा शायद थोड़ा बॉलीवुड की पैरवी कर लूं, अगर थोड़ा सा। नहीं बॉलीवुड की हम बहुत पैरवी करते हैं, हम बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हैं। बॉलीवुड ने जैसे जिंदगी की फिलॉसफी को, जिंदगी के दर्शन को अगर आम आदमी के लिए किसी ने बचा के रखा है तो वो बॉलीवुड के गानों ने। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, बॉलीवुड कहता है। बॉलीवुड ही जिंदगी, आम आदमी जो है दर्शन शास्त्र जो है बॉलीवुड से सीखता है। वो ऐसे ऐसे गाने बने हैं बॉलीवुड ने जिसने उनको जीवन दर्शन जिंदा रखा है उनके लिए, जीने की वजह। मुझे लेटर आते हैं कई बार, मुझे पता नहीं लगता, किसी ने बोला कि आपने जब मसक्कली लिखा उड़ियो न डरियो, अगर वो कहीं यहाँ हैं तो मैं उनको बहुत नमस्कार, उनके लेटर्स आते रहे। शी वॉज फाइटिंग डेडली डिजीज एंड शी यूज्ड टू राइट टू मी ऑलवेज दैट उड़ियो न डरियो मैं सुनती रहती हूँ, और मुझे, एंड शी वॉज इन हॉस्पिटल एंड शी यूज्ड टू राइट टू मी। आई फील हमारे सॉन्ग्स इंस्पायर करते हैं लोगों को, उनकी जिंदगी से जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उसमें कहीं कुछ चीजें अगर ऐसी हैं जिन खामियां हैं जिन पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, तो मैं ही नहीं, हमारे सारे बॉलीवुड से जुड़े हुए जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उसके लिए तैयार हैं और वो बात करना चाहते हैं उसके ऊपर। क्योंकि मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं कुछ एक्सेप्शंस देख रही थी। अभी रीसेंट फिल्म आई मटरू की बिजली का मंडोला, जिसमें कि यू नो दिस होल सेंस ऑफ रेवोल्यूशन प्रेम देहाती के गानों के थ्रू कन्वे करने की कोशिश करी गई। या यू नो जेंडर की आप बात कर रहे हैं, देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें ओ वुमनिया करके गाना है, जिसमें देयर इज अ लाइन व्हिच गोज बबूना के हत्ते न चढ़ती बबूनिया। देयर इज अ टसल इन व्हिच आई डोंट फाइंड द वुमन गेटिंग you know, a second hand. You know, it's a love tussle which the song conveys, where the woman seems to be as aggressive as the man. So what I'm saying is that within that mainstream expressions, perhaps there are also, you know, a few interesting examples of, you know, a certain, a different mindset coming in. कुछ आपको याद आता है जो आपको interesting लगे हों, even from the past or the present? नहीं, देखिए, आप जो कह रही हैं वो थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस क्रिएशन की बात कर रही हैं आप, कि आप क्या समाज में नारी की स्थिति को बदलने की, वो हम कवियों की आप बात कर रहे हैं, कवि उसमें आता है। एक आम औरत शायद इस तरह से नहीं कह पाती, वो बहुत अलग ढंग से कहती है। वो लोक संगीत में जो कहती है वो कहीं कहीं अंदर गुंथा हुआ होता है, उसको तलाशना पड़ता है। जब हम लोग फिल्मी गाना लिखते हैं, कई बार हम उद्देश्य को लेकर लिखते हैं। अभी अभी हुआ यकीन, जब मैं लिखता हूं कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह में जल गया, सूरज को मैं निकल गया, आई नो आई एम राइटिंग अबाउट रेवोल्यूशन, आई एम राइटिंग अबाउट द फ्लेम इन मी, आई एम वेरी कॉन्शियस। लोकगीत ऐसे नहीं लिखे जाते। लोकगीत एवरीडे चोर्स में छुपी हुई भावनाएं होती, वो इतना फोकस्ड अटेम्प्ट नहीं होता है। दैट इज अ पोएटिक अटेम्प्ट। There will always be a difference. So here you find folk becoming a very consciously created construct. Yes. Yeah. Okay. You're right. Absolutely. Bang on. Okay. So एक वो नए narrative को कहीं पे ले जाने के लिए Correct. उसको Correct. किया गया। एक और question which I think you know you should also address is, you know, the question of authorship in folk songs has always remained a very nebulous zone. कुछ किसी को मतलब एक कहा नहीं जाता कि ये इनका गाना है, क्योंकि जैसे आपने कहा वो जनरेशन टू जनरेशन बदल रहा है, उसमें एडिशंस हो रहे हैं, डिलीशंस हो रहे हैं। व्हेन बॉलीवुड यूजेस फोक, कॉपीराइट का जो इशू आता है वो कैसे टैकल किया जाए? मैं तो ये समझता हूँ कि फोक आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है। फोक आर्टिस्टों के पैर हाथ जोड़ करके उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। फोक आर्टिस्ट को किसी भी तरह से मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो वो लिख सकते हैं, जो वो क्रिएट कर सकते हैं, वो हम 1000 बॉलीवुड के लोग नहीं कर सकते। वो ये बहुत बड़ा सत्य है। वो जो लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जिस तरह से वो लिखते हैं, वो वही लिख सकते हैं। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए, शायद ये मैं एक सजेशन सामने रखता हूँ, कि जब फोक म्यूजिक का यूज हो, क्या कोई एक ऐसी संस्था क्रिएट की जाए जो कि जब भी आप किसी फोक संगीत का, फोक म्यूजिक का यूज करते हैं,
तो उस संस्था को आप एक धनराशि, एक अमाउंट आपको देना पड़ेगा, विच विल गो इनटू promoting folk music in the country and folk artists in the country. Absolutely, I agree. And I would say that we have to actually really learn to listen, because there are many, many messages coming in these folk songs. And the work songs have one kind of thing. There are grinding songs, there are transplanting rice songs for that, marriage songs and festival songs, Sita songs. There's so many kinds of things that are being said. And we need to pay attention to the whole repertoire actually. And actually, if possible, use the voices, because they have said all this. That you'll be surprised कि ये अगर आप folk music को अगर आप promote करने लगेंगे, तो वही धुनें, उनमें आपको आजकल की 2-4 स्टैंजा ऐड हो जाएंगे, अपने आप कोई बना देगा, वो डाल देगा. This is the quality of folk music, because एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, वो मशाल फिर वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, और ये बढ़ती चली जाती है. तो ऐसा नहीं है कि folk music कभी मर सकता है, मर ही नहीं सकता. जब तक लोग हैं तब तक folk रहेगा. Right. और अगर फोक बॉलीवुड में जा रहा है तो शायद नहीं, बॉलीवुड का डेसिबल हाई है. ऐसे क्या, जब इलेक्ट्रॉनिक साउंड आप पेश करते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि अब शादी में पैसे ले लो, जूते दे दो का गाना डालने के लिए सिचुएशन क्रिएट करी किसी ने अपनी शादी में, कि ऐसा गाना हम करेंगे वहां पे. नाउ दिस इज द रिवर्स थिंग. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि फोक म्यूजिक को के लिए बॉलीवुड में जगह बनाई जाती थी, अब बॉलीवुड के गाने के लिए फोक कल्चर में जगह बनाई जा रही है. तो वहां पे वो डेसिबल हाई है. हमको समझना पड़ेगा कि फिल्म स्टार्स हैं, ग्लैमर है, उसके माध्यम से वो चीज दिखाई गई है, तो कई बार वो हावी हो सकती है फोक संगीत के ऊपर उस चीज में, क्योंकि जो मर्मर्स ऑफ द सोसाइटी, सी लोक संगीत मर्मर है, बॉलीवुड संगीत की आवाज बड़ी है, और जो भी मंद मर्मर है किसी भी सोसाइटी में, मर्मर्स को बचाया जाना चाहिए. जो हल्के हल्के धीमे धीमे बोलता है उसके पास जाकर सुनना चाहिए, और वो तहजीब, वो सेंसिटिविटी, वो संवेदनशीलता हमें अपनी सोसाइटी में डेवलप करनी पड़ेगी, कि कहीं उस बड़ी आवाज के सामने छोटी आवाज दब तो नहीं रही. I think with that, it's time to leave, kind of open the session up for the audience. You're welcome to ask questions. Yeah, please. आपने जो लोक धुनों की बात की, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ. पहला तो राजस्थान के जो कई लोकगीत हैं, चाहे एक वो बार अपना मोरिया हो, परिचय भी दे देंगे. Sorry? अपना परिचय भी दे देंगे. संदीप भुतोड़िया. तो राजस्थान के जो कई लोकगीत हैं, चाहे मोरिया हो, चाहे इंजन की सीटी हो, इन सबका प्रयोग हिंदी गानों में, और आपने बताया कि उसको हम लोकगीत मान सकते हैं, वो लोकगीत हैं. लेकिन उसी आगे आ गया काबुली वाले को, जब मिथुन चक्रवर्ती ने आगे आ गया हलवा वाला करके गाया, और जिस गाने में 3 ही लाइन थी कि हलवा वाला आ गया, दुम दबा के आ गया, पीछे से आ गया, उसको आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जहां तक लोक धुन और लोक संगीत का सवाल है, तो हिंदी फिल्मों में हम इनफैक्ट अश्लील हिंदी गानों की धुनों पर खाटू श्याम जो सालासर के सारे भजन बने हुए हैं. विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है कि हिंदी गानों की धुनों पर भजनों के गाने से बड़ा पाप नहीं है. इस पे आपका क्या कहना है? थैंक यू. देखिए, अगर कोई आदमी की मानसिकता विकृत हो जाए तो उसको, मतलब आपने उसका जिक्र किया तो आपने अच्छे से तो जिक्र किया नहीं, आपने खुशी तो जिक्र किया नहीं. ये इस बात का परिचायक है कि हम उसको अप्रूव नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए. और अगर बार बार बात होगी तो शायद लोगों को चेतना आएगी. देखिए, चेतना तभी आती है जब हम बात करते हैं. जब हम बात ही नहीं करते और कोई किसी को शायद ये एहसास ही नहीं हो. कई बार हमको ये लगता है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं या जानबूझ के सुन रहे हैं. कई बार वो उनकी जिंदगी में भाई इतनी प्रॉब्लम है, उन्हें फुर्सत कहाँ रोटी की गोलाई के चक्कर से. अरे उनको फुर्सत नहीं है कि ये एडजस्ट करें, ये क्या मैं उस पे ऐसा सुन रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए. आपने उनको बताया, अच्छा नहीं करेंगे. तो ये चेतना आती है, और अगर ऐसा होता है तो वो नहीं, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई सैंटिटी एक चीज की बरकरार रखनी चाहिए. और रही बात गानों को तोड़ना मरोड़ना, लोक संगीत का वो हिस्सा रहा है तोड़ना मरोड़ना. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर उसके लोक संगीत को किसी ना किसी तरह से एक फंडिंग मिलती रहे, और जहां से उसका ओरिजिनेशन है उस तक कुछ पहुंचे, और उन लोगों को प्रश्रय मिले, बढ़ावा मिले, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. क्योंकि तोड़ना मरोड़ना तो लोक संगीत का हिस्सा है, वो होगा, वो होना है, इनवेरेबली होगा वो, और उससे छुटकारा नहीं पाना चाहिए. हेलो, मेरा नाम प्रकृति है. सर, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसका जवाब
आपसे अच्छे से कोई नहीं दे सकता। आपने बात करी फोक संगीत की, तो आप पहाड़ को बिलोंग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो पहाड़ के लिए आपने जितनी भी पढ़ी अभी, उसमें से एक भी पहाड़ की भी नहीं थी, और ना ही बॉलीवुड में इस तरफ उस रीजन से कोई फोक संगीत के लिए या कुछ आता है। जैसे सुभाष कहे कि मूवी थी कृष्णा, उस वहाँ की है, पर एक भी गाना या उसका जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक में कहीं भी पहाड़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। बहुत है, लेकिन पहाड़ी संगीत तो बहुत ज्यादा है। दस गयो पापी बिछुआ, अभी नम्रता जी और मैं बात कर रहे थे, वो पहाड़ से, ऐसे बहुत सारे हुस्न पहाड़ों का, ये पहाड़ी है। पहाड़ी धुन तो बहुत ही प्रयोग हुई है फिल्मों में, यहाँ तक कि कुमाऊं और गढ़वाल से जो मैं आई कह रहा है। हूँ, मैंने एड में तक यूज किया था, ठंडा मतलब कोका कोला। Yes. वो थैंक यू सो मच। प्रसून सर, सॉरी प्रसून सर, कहाँ हैं आप? ये रहा कार्तिक है, मेरा नाम कार्तिक है सर। सर मेरा सवाल आपसे ये कि आपका जो डेफिनेशन है फोक का कि इट्स कंटेम्प्रेरी, एनीथिंग जस्ट कंटेम्प्रेरी, कॉन्टेक्स्ट जिसका कंटेम्प्रेरी है वो फोक है, तो इस डेफिनेशन के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ ये समझकर कि फोक का कॉन्टेक्स्ट कल्चर भी होता है जी। कि फोक जो हमें समझाया गया है अभी तक कि वो एक कल्चर से फ्लो करता है। जी बिल्कुल। तो उस पॉइंट को अमेलगमेट करके कल्चर और कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर फोक बनता है आपके हिसाब से? जी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ इस बात को? जैसे कि भाषा है, हाँ जी, एक सतत प्रवाहित धारा है, सतत प्रवाहित, लगातार बहती रहती, उसमें और छोटी छोटी धाराएं मिलेंगी, उसका स्वरूप बदलेगा, लेकिन वो कंटेक्चुअल रहेगी, वो तट पर रहने वाले की प्यास हमेशा बुझाने की ताकत रखेगी। वही फोक म्यूजिक का मैं औचित्य समझता हूँ। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 19वीं सदी में जब देश में सुधार के प्रयोग हो रहे थे, कुछ हमारे सामाजिक और बहुत से नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने भी इस देश में सुधार का कार्यक्रम किया, तब फोक म्यूजिक को, खासकर वीमेन वॉइस को दबाया गया। जी। एक तो मैं इसका उदाहरण चाहूंगा आपसे, दूसरा मैं फोक म्यूजिक से बहुत क्लोज जुड़ा हुआ हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोक म्यूजिक का अधिकांश लेखन पुरुषों द्वारा हुआ है, स्त्रियों द्वारा नहीं। अगर आप इसकी खोज करें तो स्त्रियों को बहुत अधिक मान, बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सीता जब वन में राम के साथ चली गई तो उनकी माँ महल में बैठी हुई है, महारानी है, और रो के बरसात में गाना गा रही है कि मोरे राम का मुकुटवा भीजे सीता की चुनरिया। तो न तो राम के माथे पे मुकुट था, न सीता के सिर पे चुनरिया थी, वो भीग रही थी, लेकिन माँ को याद आ रहा था, उससे फोक म्यूजिक बना। लिखने वाले इसके भी पुरुष थे। मैं इस दोनों प्रश्नों का आपसे उत्तर चाहता हूँ। The first point I want to make about the authorship of folk songs. Folk songs are created by, by communities. So if they were written down at any point, yes, it would be the literate people who would write them, and they were obviously men. Women were not writing at any time and until very No, but it is not recently. So, about yes. writing. They were oral tradition. But we had- वो बिना लिखे भी याद रखे जाते थे। Right. वो इसीलिए जैसे वो प्रश्न तोड़े होता मरोड़े जाते थे। कोई आप एक ही फोक गाने को 3-4 जगह सुनेंगे, आपको लगेगा ये शब्द यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन का पार्ट है, And- श्रुति से जन्मा है। Yeah, there's a multivocality about it that we want to understand. The other thing you asked me about the social reformers who were, I could give you some examples from my book. I would like to read out some of those things. Right in my, I will, and in fact they said that these songs should be expunged from the women's repertoires, and new songs should be provided to them so that they will become good, chaste women. And let me give you an example. देखो लज्जा के दर्पण में तुम मुखड़ा, पतिव्रता की ओढ़ो चुनरिया, शील का नैनों में हो कजरा. This was a new song that was given by the male social reformers to the women to sing. And they said, and another one, I'll translate it, see your face in the mirror of modesty, wear the veil of chastity, mark your eyes with the coal of decency. Another one, na nachna uchit na nachwana,
न ब्याहों में गाली गाना, कभी मत देखो सजनी रास, कृष्ण सखियों की का विविध विलास. So these were things that were being passed down to these women because they were, and especially with you know, the Kathakas and the Krishna cult, especially in Bengal and so on. There were a lot of reformers who were talking about how the Krishna Leela should be not watched by women because it arouses their erotic sentiments. They should rather stay at home so that and taught to read good books. You know. तो मेरा प्रश्न ये था कि आप एक एड गुरु भी हैं, विज्ञापन जगत के बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं, लोक गीत की एक बहुत समृद्ध, मैं किताब लेके आई हूँ, पन्ने पलटे हैं, पढ़े आए हैं, एक बहुत ही समृद्ध प्लेटफॉर्म आप देशवासियों को दे रहे हैं. एक शिक्षिका भी हूँ मैं, तो मैंने ये महसूस किया है, प्रधानाध्यापिका हूँ, कि मेरे स्कूल के सरकारी सेटअप में जहाँ मेरे पास कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ मैं ये देखती हूँ कि बच्चे यही वो चिकनी चमेली और ये, तो मैं ये आप लोग जो रचनाकार बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से निर्देशन प्राप्त करना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ कि उनका दिमाग इन चिकनी चमेलियों से हटाऊं. और आप एक कवि और रचनाकार होने के नाते एक मतलब जो डिस्क्रिपेंसी है, आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं वो विलुप्त होती जा रही है. एक तो आप उन्हें मेरे गाने थोड़ा ज्यादा सुनाइए. डन डन डन. ओके, धन्यवाद. और दूसरा ये कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज के जो बच्चे हैं ना, वो अगर आप उनसे डिस्कस करें, उनको निर्देश ना दें. आजकल की जो जनरेशन है वो ट्रांसपेरेंसी चाहती है. आप वो पूछेगी आपसे क्यों ना सुनूं मैं, बेटा यहाँ आइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं है. क्योंकि एक उम्र तक बच्चे जो हैं टीचर्स को और पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. टू माई मदर डजंट लाइक इट, आई वोंट डू इट. आफ्टर सम टाइम दे वांट एक्सप्लेनेशन. तो एक ऐसी उम्र के बच्चे जो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप उन्हें बैठ के समझाइए, वो समझेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. अभी आपने कृष्ण लीला की जैसे बात की जी, वैसे गुलाब बाई की जो नौटंकी थी, उस समय में भी ऐसे ही होता था कि न वो नौटंकी कर रही हैं तो महिलाओं को देखना अलाउड नहीं था वो, क्योंकि वो इरोटिसिज्म मतलब वो एक्साइट हो जाएंगी और उनको बाहर भेज दिया जाता था. और जो सारे मर्द हैं वो बैठ के नौटंकी देख रहे होते थे और उनको वो कुछ वो दिया जाता था चुस्की कि तुम बाहर जाके चूसो उसे. तो अपने इरोटिसिज्म तुम्हारा मतलब वहां पे नहीं निकले और जाओ एंगेज हो जाओ कहीं जाके. और दूसरी मतलब मैं एक कमेंट या पता नहीं क्या कहूँ, सवाल या कमेंट जो भी है. नहीं, पहले तो बताइए आप इस बात से सहमत है? ऐसा ठीक क्या करते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है नौटंकी तो अगर एक महिला कर रही है परफॉर्म, तो जो महिलाएं देख रही हैं उनको भी शायद कोई एतराज ज्यादा नहीं होना चाहिए. और उसी से भी मतलब नौटंकी फॉर्म भी कैसे वो वल्गराइज्ड एक बन गया. मतलब उसका जो असल मोटिव था एंटरटेनमेंट, तो वो सबके लिए होना चाहिए, मतलब इगैलिटेरियन पर्पस होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि मेन. और दूसरा यही मतलब स्वांगी जैसे एक फोक संगीत है स्वांग, तो उसमें भी ये है कि बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है. मतलब आजकल अगर हम सुने वो कुछ गीत, जैसे हम कुछ चैनल्स पे बाय चांस हम कम ही मतलब एक्सपोजर है, लेकिन जहाँ पे भी सुनने को मिलता है वो बहुत ज्यादा वल्गैरिटी है उसके अंदर. देखिए बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए डीजनरेट हुआ है. कई लोगों ने हमारे सामने जब अभी कुछ कंट्रोवर्सी आ रही थी, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक संगीत के हमारे कोई कलाकार को लेकर के उन्होंने वल्गर लिरिक्स हैं. सो सम ऑफ आवर पीपल वर गिविंग एग्जांपल ऑफ हिप हॉप म्यूजिक. नाउ आई वांट टू टेल दैट हिप हॉप म्यूजिक में वल्गैरिटी है, बट उसका क्षरण हुआ है. हिप हॉप म्यूजिक टू बिगिन विद वाज प्रोटेस्ट म्यूजिक. उसका पर्पस था सोसाइटी के लिए, वो एक अन्याय के खिलाफ आवाज थी. उसका एक पक्ष ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन था, पर धीरे धीरे क्या होता गया कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ही बचा और बाकी चीजें कम होने लगी. ऐसा फोक म्यूजिक के साथ भी हो रहा है. कुछ लिरिक्स मैंने अभी लेटेस्ट फोक म्यूजिक के सुने हैं, वो है तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से. अभी गाने चल रहे हैं. तो क्षरण वहां भी हो रहा है. मेरे लहंगे में लगा एटीएम. आप सोचिए, इस तरह की भाषा और इस तरह का फोक म्यूजिक भी आ रहा है. सो अगर ये सब बातें आप करेंगे नहीं और इस बात को जैसे आप कह रही हैं,
तो ऐसा ही होगा. बट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी टुडे, वी कैन ओपनली टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड से दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट फोक म्यूजिक. आई एम नॉट सेइंग इट कांट हैपन. लोगों को आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी भड़ास निकालते रहेंगे. भैया आपको अपनी भड़ास निकालनी है, आप वो बगल में जाइए, आप ये सामने मत आइए. Good afternoon. I'd just like to say it's a great honor to be speaking of lyricists and musicians of your caliber. You're right, Bollywood songs and folk songs do inspire people, like the lady you spoke to us about. She was inspired by your lyrics. However, even the songs such as, for the lack of a better word, the crude, vulgar item songs, do you believe that it is Bollywood's fault that because they have such lyrics and item songs, that people of a lesser mentality, rapists perhaps, are incited by these, are aroused by these, and think that it's okay to do those things to women just because it says so in a popular song? And even the government has, even they banned Honey Singh's lyrics because they were too vulgar. So do you believe that you have an artistic license to portray whatever you want in the song, which is totally fine? Or do you believe that these songs cause these people to be incited, to be aroused, and think it's okay to violate a woman just because it says "Munni badnaam hui darling tere liye," or what is the other song? I have no idea. No, don't shouldn't Chikni have. Chameli. Yeah, you shouldn't have too much of idea about these songs. I think it is too simplistic, and I've been asked number of times. First of all, Honey Singh's lyrics को हम लोग को discuss भी नहीं करना चाहिए. It is not art. Let's not call it art. And the whole question Okay. of banning... what she's saying is motivating people to do that. I feel it is too simplistic to blame film songs or because ये फिल्में कहाँ से आई हैं? अगर आप जेनेसिस देखें 100 साल में तो फिल्मों की हिस्ट्री है. उससे पहले अगर आप जाएं तो कहाँ से आया? साहित्य से आया, माइथोलॉजी से आया. इसीलिए मैं माइथोलॉजी पे भी सवाल उठाने लगा, लोक संगीत पे भी सवाल उठाने लगा. उससे भी पहले आप देखें नौटंकी से, साहित्य से, समाज से. तो इट इज नॉट जस्ट फॉल्ट ऑफ वन बॉलीवुड जिसको हम कटघरे में खड़ा कर दें कि बॉलीवुड का स्विच ऑफ कर देंगे तो समाज बदल जाएगा. पीपल, देयर आर केसेस ऑफ रेप्स हैपनिंग विद गर्ल ऑफ 6 month child. Can Bollywood ever show that? Where are those people coming from? It means there is something wrong with the society. What is happening inside closed doors in the homes? Nobody is talking about that. So many women who have voiced and said that the worst crimes are happening inside closed doors. उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. तो बॉलीवुड तो एक आपके सामने है, उस पर आप बार बार पत्थर फेंक सकते हैं और बॉलीवुड उसके लिए तैयार भी है और इंट्रोस्पेक्ट करने को तैयार है. इसलिए मैं बैठा हूं आपके सामने बात कर रहा हूं. लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तो आप सवाल उठा ही नहीं रहे. वो दरवाजों के बंद पर्दों के पीछे जो हो रहा है उसके बारे में तो हम सवाल उठा ही नहीं रहे. वो तो एक मानसिकता है, वो रुग्ण मानसिकता जो समाज की है, उसको कैसे बदलेंगे हम? और जैसे इन्होंने कहा बैन, आई डोंट थिंक हनी सिंह के ऊपर किसी ने बैन किया था. और बैन इज नेवर एन आंसर. You have to constantly negotiate with that. As an individual, you protest against that. A ban against anything can't be the answer. I'm sorry, I've been told that I have just 5 minutes to wrap up this session. There are 2 here. हेलो, लास्ट क्वेश्चन. अभी जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ और प्रधानमंत्री से इन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा और उसको लेटर लिखा, एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिखा, लेकिन जो इनके हाथ में है वो ये लोग नहीं करना चाहते. अब हलदर जवानी गा रही है और ये शीला की जवानी जो गा रही है और इनको छत्तीसगढ़ से 1-1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और इनको ऐसे कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है. तो क्यों ना एक ऐसी मॉरल अथॉरिटी, अगर मान लो आप कानूनन किसी चीज को नहीं रोक सकते, अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकते, तो आप मॉरली इस बात को क्यों नहीं रोक सकते कि ऐसी चीजें ना आए? आखिर इन चीजों का असर तो पड़ता ही है ना. और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से है और बाकायदा एचआरडी मिनिस्टर को पीएमओ ने लिखा है और सब होने के बाद में भी ये कुछ हो नहीं रहा है. तो जो तुम्हारे हाथ में है वो तो करो यारो. देखिए कानून, देखिए लॉ की नहीं, अंग्रेजी वाले लॉ की नहीं, हिंदी वाली लॉ की जरूरत. नहीं, वो तो आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े मंच को पर विराज रहे हैं तो इन चीजों को और इतना बड़ा ये जो यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, इनकी कोई मिनट्स वगैरह बनती होंगी. आप किसी एचआरडी मिनिस्टर को भेजते हो, प्रेसिडेंट को भेजते हो या पीएमओ को भेजते हो कि भाई हमारी जो जयपुर का लिटरेचर हुआ और उसमें ऐसे ऐसे सवाल आए, बुजुर्ग लोगों ने किए,
नव युवतियों ने किए, नव युवकों ने किए, तो इन चीजों के ऊपर कोई मिनट भेजो तो उनका असर तो पड़े ना, उसका इम्पैक्ट तो हो ना। मैं सुझाव आपका आयोजकों को देता हूँ। But you yourself said Thank about you. the Radio Mirchi, you kind of stopped the... समय अब खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन शुरू होना है, प्लीज कैन वी